नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही। इस संभावना ने यूपी में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा तेज हुई है, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। हालांकि पहले ये बातचीत परिवार तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ आ गया। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इस वजह से उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे छोड़ दिया गया है। तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुराम ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाने के बाद पार्टी छोड़ दी है। गायत्री ने कहा था कि अन्नामलाई के कार्यकाल में पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस पर अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें गायत्री की पार्टी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी में सैकड़ों महिलाएं शामिल हो रही। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने वालों को लेकर कोई दुख नहीं है, वे जहाँ भी रहे खुश रहे। गायत्री रघुराम ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि अन्नामलाई के नेतृत्व में पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके जवाब में बुधवार को अन्नामलाई ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी को पसंद नहीं करता और उसे छोड़ता है तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। गायत्री द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर अन्नामलाई ने कहा कुछ भविष्य अखबारों है जो उनके खिलाफ लगातार आरोप लगाते रहते हैं। अभिनेत्री के आरोप पे इसी श्रेणी के है, जनता सब देख रहे, वह फैसला करेगी। ऐसे में आरोपों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर विवाद जारी है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। पहले तो केवल बयानबाजी होती थी, अब कांग्रेस ने राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अभी आरक्षण बढ़ाने के विधेयक पर फैसला नहीं हो पाया है। वहीं आरक्षण पर सियासी ड्रामा हाई हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दरअसल सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण विवाद पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में 76% आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर राजभवन भेज दिया है, लेकिन राज्यपाल आरक्षण बढ़ाने के आधार की जानकारी की मांग कर रही। इस पर पिछले 1 महीने से हंगामा जारी है। राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी के द्वारा राजभवन पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी आज आरक्षण बढ़ाने का आधार क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग करेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया को सरल बनाने के मकसद से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का फैसला लिया। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य होगा। इसके लिए उम्मीदवारों से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा। ओटीआर लागू होने के बाद यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपना सभी विवरण, प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, जिसे वेबसाइट पर डालते ही अभ्यर्थी का पूरा विवरण आ जाएगा। अभ्यर्थी जब भी किसी नई नौकरी का फॉर्म भरेगा तो उसे सिर्फ अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ऐसे भर्तियों में पारदर्शिता आने के साथ अभ्यर्थियों को ही सुविधा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लाबंदी करने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे बीते महीनों में विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करते रहे। वहीं कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार लखनऊ आए थे, तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया था। इसके बाद उनका संदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक पहुँचा है। बीते दिनों ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में जैसे ही राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी तो नीतीश कुमार के संदेश से लेकर श्रवण कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण खत्म करना बीजेपी नेताओं की साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को इंसाफ मिले। बीजेपी के लोगों को अगर मौका मिल जाए तो देश के संविधान के अनुच्छेद भी बदल डाले। देश की जनता का भरोसा बीजेपी से उठता जा रहा।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा? पूछने पर भूपेश बघेल ने कहा कि वो आला कमान तय करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। शिखर सम्मेलन में सीएम बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को ठंडी क्यों नहीं लगती का राज भी पूछा गया है। उन्होंने बताया कि जब मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी उस वक्त उतनी ठंडी नहीं थी, अब लेकिन ठंड बढ़ गई है। जब मेरी राहुल गांधी से मुलाकात होगी तो पूछूंगा कि इसका राज क्या है। बघेल ने बताया कि 26 नवंबर के बाद से उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई है। सीएम बघेल से राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी के बारे में पूछा गया है। उन्होंने कहा कि ये तो मर्दों की खेती है, जब चाहे बढ़ा लो जब चाहे कटा दो। दाढ़ी में वो कैसे लगते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा वो पहले भी अच्छे लगते थे और भी अच्छे लगते हैं। भारत के एक छोटे से शहर को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। यह शहर उत्तराखंड का हल्द्वानी है, जहां दावा किया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है। आरोप लग रहे कि बीजेपी की सरकार उनके घर गिराने जा रही, जबकि हकीकत यह है कि ये पूरी कार्रवाई अतिक्रमण की वजह से हो रही है, क्योंकि आरोप है कि इन लोगों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। अब रेलवे अपनी जमीन खाली करवा रही, लेकिन इस जमीन पर 95% की आबादी मुसलमानों की है। इसलिए आगे के कुछ दिनों के लिए यहाँ राजनीतिक मसला तैयार हो गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में मजहब का एंगल आ गया है। यहाँ धर्म की स्वीकृति तैयार की जा रही है। यहाँ भी शाहीन बाग की तरफ प्रदर्शन और धरने शुरू हो गए हैं। टूल किट तैयार है और इसमें साउथ के असुद्दीन अवैसी भी कूद गए हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के मुताबिक शाहीन बाग वाले अंदाज में हो रहे इस प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। ज्यादातर वीडियो में लड़कियों को पढ़ाई से वंचित किए जाने और महिलाओं को बेघर होने की दुहाई देते हुए सुना जा सकता है। तृणमूल नेता और राजसभा सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि मेघालय में जनता वर्तमान कोनराड संगमा सरकार से त्रस्त है। मेघालय में जनता के सामने तृणमूल कांग्रेस ही विकल्प है और मुकुल संगमा के नेतृत्व में वहां अच्छा प्रचार कार्य चल रहा। कांग्रेस का यहाँ कोई नामलेवा नहीं है और भाजपा की नीति कभी पूर्वोत्तर में स्वीकार नहीं होगी। प्रदेश की जनता विकास चाहती है और यह सरकार विकास से कोसों दूर है। तृणमूल कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख या सिक्योंग पेनपा सेरिंग ने भारत तिब्बत सीमा पर घुसपैठ के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सभी घुसपैठ एकपक्षीय रही है और चीन ने ही की है। सेरिंग ने कहा कि तिब्बत ने 1914 की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसके और भारत के बीच मैकमोहन लैंड पर सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि तब से तवांग भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तवांग और लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच संघर्ष पर उन्होंने कहा कि 1969 तक भारत और चीन के बीच कोई सीमा नहीं थी। तिब्बत के साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1914 से शिमला समझौते के पक्षधर हैं और मैकमोहन लाइन को वैध सीमा मानते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामकता भारत बिना किसी उकसावे के है। भारत अपने रुख पर कायम है और चीन को कड़ा संदेश दे रहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सीएम बसवराज बोम्मई व अन्य नेताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही है। उन्होंने कहा कि यह नेता पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पपी की तरह रहते हैं। पीएम के सामने ये सब कांपते हैं। कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए जुबानी जंग तेज होती जा रही। पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का यह बयान भी इसी कड़ी में आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नेताओं की पीएम के सामने हैसियत पबजी की तरह होती है। ये सब उनके सामने कांपते हैं। सिद्धारमैया ने ये बात कही है कि 15वें वेतन आयोग में कर्नाटक को विशेष भत्ते के रूप में 5.495 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह पैसा नहीं दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।